दोस्तों नमस्कार। इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। इस देश का संविधान हाशिए पर ढकेला जा रहा है। इस देश के भीतर में गरीब तबका हो, पिछड़ा तबका हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिमों की तादाद हो, सबके साथ इस दौर की राजनीति ने सिवाय फरेब के कुछ भी नहीं किया। और जनता ने शायद यही सब मुद्दों को जहन में रखा और एक झटके में जिस चेहरे के इर्द गिर्द समूची राजनीति चल रही थी उसे ही चुनाव में हरा दिया। तो राजनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि नैतिक तौर पर भी 2024 के लोकसभा का चुनाव यही संदेश देता है कि इस चुनाव में किसी की जीत हुई नहीं है बल्कि यह नरेंद्र मोदी की हार है। यानी एक ऐसी हार जो नैतिक तौर पर हार है। अब इसके बाद इंडिया गठबंधन को क्या करना चाहिए? कमोवेश इसी लकीर पर चलते हुए आज तकरीबन 2.5-3 घंटे तक इंडिया गठबंधन की बैठक चलती रही, मंथन होते रहा। और उसके बीच से पता नहीं विष हो या आप कहें अपने तौर पर जो स्वाद आपके जहन में आ रहा हो, क्योंकि इस दौर में अमृत तो कहीं बचा हुआ है नहीं। जिसे जो पीना है पी ले, लेकिन राजनीतिक तौर पर एक संदेश बहुत साफ है। क्या इस धारा को अगले कई चुनाव तक जिंदा रखा जा सकता है? 3 से 4 महीने के बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में चुनाव होने हैं और बरस बीतते बीतते दिल्ली में भी तो चुनाव होगा और उसके बाद बिहार की दिशा में हर कोई देखने लगेगा। यानी इस दौर में जब प्रधानमंत्री मोदी के गवर्नेंस को लेकर, उनके प्रधानमंत्रित्व काल को लेकर 2024 के चुनाव में जब जनता ने परिवर्तन की सोची है, तो क्यों नहीं उस लकीर को और बड़ा किया जाए। यह बात दरअसल अपने तौर पर इंडिया गठबंधन के भीतर एक विमर्श और फैसले के तौर पर निकली, लेकिन दूसरी तरफ यह एनडीए को दंग कर गई, प्रधानमंत्री मोदी को दंग कर गई। प्रधानमंत्री मोदी हम इसलिए कह रहे हैं कि कार्यवाहक तौर पर राष्ट्रपति ने जब तक अगला प्रधानमंत्री शपथ नहीं लेता है तब तक वह इस देश को चलाएं, इसी बात का जिक्र आज इस्तीफा सौंपने के बाद हुआ। लेकिन सवाल पहली बार यह निकल कर आया कि चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, दोनों का पॉलिटिकल ट्रैक इतना पाक साफ नहीं रहा है कि कोई भी यह सोच सके कि उनके साथ राजनीतिक सौदेबाजी करनी चाहिए। और जिस दौर में जनता अपना मत बना चुकी है, तो कोई भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा होगा तो नैतिक तौर पर यह उसकी अपनी हार होगी, फिर वो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो। यानी किसी को प्रधानमंत्री पद चाहिए या किसी को उप प्रधानमंत्री बनना है या किसी को कौन सा पद चाहिए, अगर इस घेरे में इंडिया गठबंधन घुस गया तो राजनीतिक तौर पर वो सिर्फ और सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द ही भटक जाएगा। यानी पहला संदेश बहुत साफ है। 7 तारीख को दिल्ली में संसदीय दल की बैठक होगी बीजेपी के, जिसमें संसदीय दल के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा। नरेंद्र मोदी उसके बाद राष्ट्रपति से मिलने पहुंचेंगे, दावा पेश करेंगे, शपथ लेंगे। अगला सवाल है कि बीजेपी अपने बूते 272 तक पहुंच नहीं पाई, उसे अब इंडिया गठबंधन का नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन का साथ चाहिए। और एनडीए गठबंधन के भीतर के नेताओं को लेकर, उनकी राजनीति को लेकर कई सवाल इससे पहले खड़े हुए, लेकिन पहली बार यह भी होगा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जिस राजनीति के साथ खड़े हैं उसका जवाब उनको अपने अपने राज्यों में देना होगा। और यह संकट जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के सामने जल्दी आएगा और 5 साल बाद चंद्रबाबू नायडू के सामने आना है। यहां से 3 सबसे बड़े सवाल निकल कर आ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन अपने तौर पर कोई राजनीतिक तिकड़मों को तब तक नहीं करेगा जब तक यह मैसेज उसके सामने खुले तौर पर ना आ जाए कि अब वो सत्ता बना सकता है। यानी अगर ऐसी परिस्थिति आ गई जहां पर शपथ लेने के बाद संसद के भीतर, ऐसी परिस्थिति में बड़े राजनीतिक दल जो उनके साथ इस दौर में इंडिया गठबंधन के साथ ना खड़े होने की शर्त पर एनडीए के साथ खड़े हैं, वो अगर एनडीए का साथ छोड़ देंगे तब इंडिया गठबंधन सक्रिय हो जाएगा। यानी
अल्पमत की सरकार को तो चुनौती दी जा सकती है, लेकिन अगर वो गठबंधन के साथ खड़ा है तो फिर राजनीतिक सौदेबाजी करनी पड़ेगी, जिससे पीछे हाथ इंडिया गठबंधन ने खींच लिए। दूसरा सवाल, राजनीतिक तौर पर क्या वाकई इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द जो समूची राजनीति समूचे देश में घूमती रही, क्या अब जब बैसाखी के आसरे वो सत्ता में सवार होंगे तो क्या उस राजनीति को अब वो दोबारा ला पाएंगे, या इस बार सरकार चलाते वक्त वो नरम पड़ जाएंगे? यानी इस देश में फेडरल स्ट्रक्चर क्या जागृत हो जाएगा? क्या वाकई इस दौर की ऐसी परिस्थिति होगी जिन सवालों को लेकर कभी नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ रहते हुए सवाल उठाते थे और चंद्रबाबू नायडू फेडरल स्ट्रक्चर का जिक्र करते हुए दिल्ली में आकर धरने तक पर बैठ जाते थे? क्या उन परिस्थिति में अब प्रधानमंत्री मोदी जब तीसरी बार शपथ लेने के बाद सरकार संभालेंगे तो क्या वह नरम पड़ेंगे या और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे? और राजनीतिक तौर पर क्या एक ऐसी लकीर खींचने की शुरुआत होगी जिसमें चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार, इनकी राजनीति भी खत्म करने की दिशा में बीजेपी सोचेगी नहीं? क्योंकि अतीत तो यही कहता है कि अपने साथ खड़े किसी भी छत्रप को, किसी भी राजनीति को खत्म करके आगे बढ़ना ही पड़ता है। अब यहां पर असल खेल शुरू होता है और इस खेल की शुरुआत नीतीश कुमार से करने की जरूरत खास तौर से हिंदी पट्टी में या उत्तर भारत में इसलिए पड़ती है क्योंकि उनकी राजनीति हर किसी ने देखी समझी है। जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई तो माना यही गया कि नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने ना सिर्फ इंडिया गठबंधन छोड़ा बल्कि वह अपने गठबंधन को तोड़कर नए गठबंधन में बीजेपी के साथ खड़े हो गए। और हमें लगता है आज एक पुराना वीडियो जिसमें देश के गृहमंत्री अमित शाह जिस परिभाषा को लेकर चंद्रबाबू नायडू के बारे में जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, आज उसे भी सुनना चाहिए। इसीलिए यह सवाल बड़ा है कि खुद ब खुद चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार, आने वाले वक्त में वो कौन सा निर्णय लेंगे, यह निर्णय उन्हीं पर छोड़ देना जरूरी है, कम से कम मौजूदा वक्त में जब इस देश का जनादेश नैतिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गया हो। तो ऐसे में अमित शाह क्या कह रहे थे चंद्रबाबू नायडू के बारे में, यह सुनना जरूर चाहिए। चंद्रबाबू से बड़ा अवसरवादी नेता पूरे भारत के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1983 में कांग्रेस छोड़कर महान एनटीआर के साथ आए। 1989 में एनटीआर की पीठ पे चूड़ा भोंककर खुद मुख्यमंत्री बन गए। बाद में एनडीए के अंदर दामन थामा, अटल जी के साथ हो लिए। जैसे ही एनडीए सत्ता के बाहर हुई, एनडीए से अलग हो गए। 2014 में जैसे ही लगा मोदी जी की हवा है, फिर मोदी जी के साथ आए। 2019 में लगा कि जनता खिलाफ हो गई है, सिंपैथी लेने के लिए, नाटक करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का भी साथ छोड़ दिया। यानी कोई भी कभी भी किसी के साथ भी खड़ा हो सकता है अगर उसे राजनीतिक सत्ता बरकरार रखनी है या सत्ता की मलाई खानी है। यह संदेश भारत की राजनीति में बिल्कुल पाक साफ तरीके से पटा पड़ा है। तो ऐसे में नेताओं के आसरे राजनीतिक विचारधारा जो जनता के जहन में हो, और खास तौर से राहुल गांधी इस बात पर लगातार जोर देते रहे कि आपको अपनी उस लकीर से भटकना नहीं होगा जिस लकीर को मौजूदा चुनाव में जनता ने मान्यता दी है। और यह मैसेज लगातार जाना चाहिए कि इंडिया गठबंधन किसी राजनीति के तहत सत्ता नहीं चाह रहा है, बल्कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को शिकस्त दी, इसीलिए जनता के पीछे इंडिया गठबंधन खड़ा है। और जो उनके साथ आता है उसे साथ ले लीजिए अगर उसका भरोसा संविधान की प्रस्तावना तक में है तो। और शायद इसीलिए आज जब कांग्रेस के अध्यक्ष सामने आए तो उन्होंने 3 बातों का जिक्र किया। उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि मोदी की शिकस्त सिर्फ शिकस्त नहीं है, नैतिक हार है। मोदी इस जनमत को नकारने की हर संभव कोशिश करेंगे। सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करना चाहिए जो संविधान की प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं।
और इसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्यों से वह आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं झटका, ये वक्तव्य जो है अपने आप में झटका शायद या तो चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार के लिए हो सकता है, जो सोच रहे हो कि राजनीतिक तौर पर सौदेबाजी का एक बेहतरीन मौका है, या फिर इस दौर में जो लगातार संदेश आ रहा था कि वाकई इंडिया की सरकार को रोक दिया जाए, ये एक ऐसा मौका मिला है जिसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री ना बनने दिया जाए, चाहे किसी भी स्थिति में आकर परिस्थिति को खड़े करने की जरूरत क्यों ना पड़े। और ध्यान दीजिए, उससे बिल्कुल हटकर इंडिया गठबंधन निर्णय ले रहा है कि राजनीतिक तौर पर हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे जनता को यह लगे कि उसने जो जनमत दिया है और जिस चेहरे और जिस व्यक्ति को लेकर उसने अपने जनमत के आश्रय, जनादेश के आश्रय उसे खारिज किया है, हम उसके आगे क्यों बढ़ें। क्योंकि इसके तुरंत बाद अगर महाराष्ट्र में चुनाव है और महाराष्ट्र से आवाज आज जब ये आने लगी कि बीजेपी की बुरी शिकस्त वहां पर हुई और उसके बाद उनके डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो तमाम नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहते हैं, यानी उन्होंने संदेश दिया कि जो हार रहा है वह उस डिजाइन में चला जाए कि वह जिम्मेदारी तो ले। महाराष्ट्र में भी 4 महीने के बाद चुनाव होने हैं। अगला सवाल कोई भी पूछेगा, यह स्थिति तो हरियाणा में भी हुई, तो क्या हरियाणा के भीतर भी बीजेपी में राजनीतिक परिवर्तन होगा? यह सवाल हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर है, तो देश के उन राज्यों में एक बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी है, वहां पर भी यह सवाल उठेगा, वहां किसकी गद्दी जाएगी। यानी बीजेपी के भीतर के अंतर्विरोध अगर मौजूदा चुनाव परिणामों के इर्द गिर्द रखे जाएं, और देवेंद्र फडणवीस ने आज जिस अंदाज में कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, इस्तीफा देना चाहता हूं, यह मैसेज अपने आप में इतना बड़ा हो गया। क्या इस दौर में बीजेपी की राजनीतिक चूलें डोलने लगी है और सिर्फ एक प्रधानमंत्री पद की खातिर समूची राजनीति को मथा जा रहा था इस देश में? और उस मथने की प्रक्रिया में क्या अब अगला कदम हर हाल में अलग अलग राज्यों में जहां पर बीजेपी की मौजूदगी है और उसमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, अगर इस विचारधारा को उत्तर प्रदेश के चुनाव तक जो 2027 में होने हैं तब तक भी खींच लिया जाए, तो एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सत्ता डामाडोल हो जाएगी। अखिलेश प्रसाद ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जीत हासिल की है और राजनीतिक तौर पर एक बड़ा मैसेज दे दिया है, वह उत्तर प्रदेश की उस समूची राजनीति को डिगा चुका है जहां पर बुलडोजर की राजनीति हो, पेपर लीक की सोच हो, इस दौर में योगी और मोदी यानी डबल इंजन की सोच हो, सब कुछ खारिज हो गया। तो क्या राज्य दर राज्य चुनावों को लेकर रणनीति बनाते हुए गठबंधन के साथ खड़े होकर इंडिया अब उस धारा पर चलने को तैयार है जहां पे प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेते हैं तो ले ले, लेकिन मौका अगर आएगा उनको गिराने का और जब परिस्थितियां वैसी बन जाएंगी तो फिर उन्हें गिरा दिया जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र में तो किसी ने नहीं कहा कि वहां के डिप्टी सीएम को इस्तीफा देना चाहिए, हालात खुद ऐसे बन गए। और किस अंदाज में देवेंद्र फडणवीस ने आज इस बात का जिक्र किया, यह भी जरूर सुनना चाहिए। ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि महाराष्ट्र की राजनीति बीजेपी के लिए डगमगाने लगी, महत्वपूर्ण यह भी नहीं है कि अलग अलग राज्यों में अब बीजेपी के अंतर्विरोध खुलकर सामने आ सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि बीते 10 बरस जो प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल रहा, उसके जरिए जो इस देश के सामने मुश्किल हालात पैदा हुए, उन मुश्किल हालातों को क्या आने वाले वक्त की राजनीति के साथ जोड़कर चला जा सकता है या नहीं चला जा सकता है। क्योंकि एक वक्त खुद अपने तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का जिक्र किया था
और ध्यान दीजिए, कमोवेश उसी लकीर पर भविष्य की राजनीति को लेते हुए मोदी मुक्त भारत या मोदी के जरिए मोदी वाले बीजेपी मुक्त भारत की कल्पना इस राजनीति के भीतर कहीं छुपी हुई है, जिसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दों के आसरे मौजूदा वक्त में जनादेश और उससे निकली हुई मोदी की नैतिक हार को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। और शायद इसीलिए चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, आज जब वो एनडीए की बैठक में पहुंचे तो उन्होंने कोई मांग नहीं रखी, उन्होंने कोई वादा भी नहीं किया। उससे पहले एनडीए की बैठक में मैसेज सिर्फ यही था कि एक प्रस्ताव सामने आएगा, उस प्रस्ताव पर आपको हस्ताक्षर यानी अपनी सहमति जतानी है, क्योंकि उस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए के नेता के तौर पर स्थापित किया जा रहा है और माना जा रहा है। उसी बात का जिक्र था और उसमें इस बात का जिक्र था कि उनके दौर में हर क्षेत्र में भारत विकसित हुआ है और 6 दशक में पहली बार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व चुना गया है। यह उस प्रस्ताव का हिस्सा है जो एनडीए की बैठक में रखा गया और उसकी तीसरी लाइन थी कि मोदी जी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा गया एनडीए के द्वारा और जीता गया और हम सभी एनडीए के नेता आदरणीय मोदी जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। उसी पे हस्ताक्षर करने थे। यानी ध्यान दीजिए, क्या कैबिनेट चाहिए, किसको कौन सा पद चाहिए, किसको कौन सी सुविधा चाहिए, इन बातों का कोई जिक्र नहीं। एनडीए के बैठक में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की मौजूदगी, दोनों की सहमति, क्योंकि दोनों एनडीए के सहयोगी हैं तो दोनों ने अपनी सहमति जता दी। ना कोई वादा है, ना ही कोई शर्त है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ना ही कोई वादा कर रही है और ना ही कोई सामने आपके सौदेबाजी के दायरे को रख रही है। यानी भारत की राजनीति में एक नायक 2024 के चुनाव में हार के बाद नैतिक तौर पर खलनायक की भूमिका में ले आया जाए, इसका प्रयास इंडिया गठबंधन अब करना चाहती है। और जिस अंदाज में आज दोनों जगहों पर बैठक चल रही थी, वो 4 बजे शाम में शुरू होती है एनडीए की बैठक, जिसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। उस बैठक का दृश्य देखिए जो तकरीबन 1.25 घंटे चली और उसके बाद देखिए दूसरी तरफ इंडिया बैठक का दृश्य। यह बैठक तकरीबन 2.25 घंटे चली और इन दोनों बैठकों को देखते वक्त यह खुद समझ जाएंगे कि दरअसल एक तरफ उस जनता की मौजूदगी और जनता की मौजूदगी के अंदाज में इंडिया गठबंधन के लोगों की बैठक हो रही है और दूसरी तरफ सत्ता की बैठक है जो आने वाले वक्त में सत्ता के साथ खड़े होकर सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रही है। दोनों अंदाज को एक साथ देखिए। जाहिर है इन दोनों बैठकों को देखते वक्त आपके जहन में 3 सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े सवाल जरूर रेंग रहे होंगे। पहला सवाल तो यही होगा, क्या इंडिया गठबंधन ने घुटने टेक दिए? क्योंकि भारत की जनता ने एक मौका दिया कि आप किसी भी हालत में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने नहीं दीजिए। और राजनीतिक तौर पर अंतर्विरोध को समेटे हुए इंडिया गठबंधन क्या उस दिशा में इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजनीति में पहली बार छत्रपों की अपनी राजनीति भी दांव पर लगी है और सभी के सामने बीजेपी ही खड़ी है। तो इस जनादेश का लाभ अपनी राजनीति को अपने राज्यों के आश्रय वहां पर जीत हासिल कर लिया जाए, यह महत्वपूर्ण है। या जो सवाल हमने उठाया पहला, या यह महत्वपूर्ण है कि तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए
तो फिर इस जनादेश का मतलब क्या हुआ, जहां पर सबसे करीब परिस्थिति पहुंचने के बावजूद भी आप उसी धारा में चल निकले जहां पर आपने सोच लिया कि जो संविधान की प्रस्तावना के साथ खड़ा होगा उसी के साथ हमारे दरवाजे खुले हैं। तो इस देश में हर पद की शपथ संविधान को लेकर ही ली जाती है, वो चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो जो इस्तीफा दे रहे हैं, और चाहे प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों ना हो। तो संविधान की शपथ तो यूं ही ली जाती है। तो क्या इस मौके को इंडिया गठबंधन गंवा रहा है, या फिर उसके जहन में यह सवाल है कि आने वाले 48 घंटों में कुछ बदलाव हो जाएगा? यह एक हाइपोथेटिकल स्थिति है। दूसरी परिस्थिति, इसकी गारंटी कौन लेगा कि बैसाखियों पर चलने वाली सरकार जो इस वक्त नरेंद्र मोदी के कमजोर होकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की दिशा में ले जा रही है, वो कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर काम करेंगे या कहीं ज्यादा एग्रेसिव तरीके से उस राजनीति को साधेंगे जो बीते 10 बरस में उन्होंने की, और अब चूंकि कमजोर हो गए हैं तो कहीं ज्यादा तीखे तरीके से भारत की उस राजनीति को प्रभावित करेंगे जिसका विरोध इंडिया गठबंधन कर रहा है। यानी यह परिस्थिति और नाजुक होगी। और तीसरा सवाल है, क्या इन तमाम परिस्थितियों के बीच भारत की राजनीति फंस चुकी है, जो नहीं जानती है कि उसे क्या करना है, जिसे नहीं पता है कि राजनीतिक सत्ता अगर ना रहे तो नैतिक बल के आश्रय सत्ता को कैसे डिगाया जा सकता है? या फिर एक ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो गई है जब सब कोई जानता है कि इस देश में कॉरपोरेट की हिस्सेदारी सत्ता के साथ कितनी बड़ी है, किस तरीके से इस देश की संपत्ति को बेचा गया, किस तरीके से भारत के भीतर बेरोजगारी 45 बरस में सबसे ज्यादा हो गई, किस तरीके से महंगाई जबरदस्त है लेकिन सरकार ने आंखें मूंद ली हैं। इस दौर में क्या जो स्ट्रक्चर इस देश के भीतर खड़े हुए, उन सीमेंट के स्ट्रक्चर के समानांतर इस देश के संस्थानिक स्ट्रक्चर ढहते चले गए लेकिन किसी ने उफ तक नहीं किया? यानी एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर बीते 10 बरस से खड़ी हुई, और इंडिया गठबंधन ने क्या इस दौर की राजनीति को समझने की भूल कर दी, या वह फिलोसफिकली आगे बढ़ने लगी? भारत की राजनीति में जनता अगर तय कर रही है तो फिर यह भी तय है कि अगर 2024 का जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गया तो फिर यह कहकर आप खामोश नहीं हो सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को शपथ नहीं लेनी चाहिए और उन्हें पद छोड़ना चाहिए और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। यह नैतिकता का भाव और उसके आश्रय राजनीति को साधना शायद मौजूदा वक्त की हकीकत है नहीं। इस देश के जनादेश ने कई मैसेज एक साथ दिए, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में दिए, जो शायद दुनिया के कई देशों से ज्यादा बड़ा राज्य है। उस राज्य के भीतर का संदेश भी क्या इस दौर में हर किसी ने भुला दिया, या फिर राहुल गांधी जो देश को नाप रहे थे, वो चाहे भारत जोड़ो यात्रा से निकली हुई परिस्थिति हो या न्याय यात्रा के आश्रय इस देश की बदहाली मुफलिसी हो, और जो वादे इस दौर में किए गए, तो जरा कल्पना कीजिए इस देश के जो 234 सांसदों को जिताया गया जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हैं, उनको जिताने वाली जो जनता होगी वह क्या सोच रही होगी, और उसके जहन में कौन से सवाल होंगे। और इन्हीं सवालों के अक्स तले आपको कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी रखना होगा, और इस परिस्थिति में समझना होगा कि अगर ये 30 सांसद इंडिया के साथ जुड़ते हैं तो स्थिति 264 की आती है, और बाकी अदर्स के हिस्से से ले आइए। यानी इस देश में आधे से ज्यादा जनता या आवाम अपने तौर पर बीजेपी के साथ नहीं है, उसके हिस्से में तो सिर्फ 240-42 सांसद ही आए हैं। यानी एक ऐसी परिस्थिति कि 2019 की तुलना में वोट परसेंट भी इस बार 1% कम हो गया। बावजूद इसके क्या वाकई इंडिया गठबंधन के ये राजनीतिक फैसले उस आवाम से जुड़ते हैं जिस आवाम से अपनी राजनीतिक धारा को जोड़ने का प्रयास इंडिया खुद कर रहा है? ये सारे सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन बातों को तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी नहीं सोचा कि इस तरीके से राजनीतिक सौदेबाजी होगी नहीं और उनके लिए रास्ता साफ हो जाएगा। ये किसी ने नहीं सोचा भारत की राजनीति के भीतर 2024 के फैसलों के बाद
कि एक ऐसी परिस्थिति आएगी जिसमें आने वाले वक्त का इंतजार राजनीतिक तौर तरीकों के साथ होगा, और यह शायद हर कोई भूल कर रहा है कि कोई कमजोर होने के बाद कमजोरी के साथ सत्ता चलाता है। जी नहीं, यह दौर वैसा नहीं है। कमजोर होकर खुद को मजबूत बनाने की दिशा में जब कदम बढ़ते हैं तो कौन कौन शिकार होता है, और वो सबसे पहले शिकार होता है जो कि इस मुगालते में जीता है कि दरअसल उसी के सहारे सरकार चल रही है। बाकी आप सब कुछ समझ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।